मक्के की खेती हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई समय से की थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में अंकुरन के बाद से ही कई हानिकारक कीट व रोगों का प्रकोप होने लगता है, जिनका नियंत्रण सही समय पर नहीं किया गया तो ये कीट रोग फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाई किस प्रकार से करें इन रोग तथा कीटों की रोकथाम, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के डॉक्टर मनोज वर्णवाल। मक्का में लगने वाले बीमारी तथा कीटों के प्रकोप के बारे में जानकारी दे रहा हूं और इसके कैसे हम लोग रोकथाम करेंगे इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, अभी बरसात का समय स्टार्ट हो चुका है, बुआई भी जोरों से चल रहा है। पिछले 15 से 20 दिनों पहले हम समझते हैं खेत में लोग बोना शुरू कर दिए हैं और आने वाले 10 दिनों में कीटों का प्रकोप, बीमारी का प्रकोप धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले बताना चाहें किसान भाई, जनरली मक्का में 25 से 30 दिन के बाद में खास करके हम लोग मिट्टी चढ़ाते हैं। इससे ऐसा देखा जाता है कि कीड़ा का प्रकोप, जैसे तनाछेदक कीड़ा, स्वार्मिंग कैटरपिलर, ये सब कीड़ा का प्रकोप बाद में दिखाई पड़ता है। खास करके जब पौधा 50-60 दिन का होता है उसमें इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन तनाछेदक कीड़ा जनरली क्या होता है, पौधा का जो ऊपर का जो भाग होता है, जहाँ से जो पत्ता नया पत्ता निकलता है, उसमें देखा जाता है खास करके अटैक होता है और वो पूर्ण रूप से खा करके ख़त्म करता है, जिससे कारण पौधा में ठीक से बढ़वार हो नहीं पाता है। अंततः उपज जो मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा किसान को हानि होती है। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। जो दानेदार दवाई है जो मार्केट में उपलब्ध है, चाहे वो फिराडोन हो चाहे एक्तारा हो, यदि जड़ के पास में थोड़ा सा दवा डाल करके उसी समय में मिट्टी चढ़ावें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कीड़ा का प्रकोप बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से स्वार्मिंग कैटरपिलर भी देखा जाता है जब 50 से 60 दिन का होता है वो पौधा में अटैक करता है। उस समय देखा जाता है कि किसान भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। खास करके अगस्त महीने में या सितंबर के फर्स्ट वीक में बहुत जोर से बारिश होती है, उस समय कीड़ा का प्रकोप खास करके मक्का में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेरा एक सुझाव होगा, जब मिट्टी चढ़ाने की समय होती है तो उस समय दानेदार दवा जड़ के पास में डाल करके तब मिट्टी को चढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में एक्तारा, फिराडोन नामक दानेदार दवा मिलती है। थोड़ा कहने का अर्थ यह है कि दानेदार दवा डालेंगे जड़ के पास में तो बहुत हद तक कीड़ा का प्रकोप को आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। मक्के की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना, अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं लें। इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। इसके अलावा खास करके कुछ बीमारियां भी लगती है जो देखा जाता है कि 50-60 दिन के जो अवस्था होता है पौधा का, उसमें इस रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। इसमें मुख्य रूप से जो खास करके लगता है, जिसको हम लोग मेडिस लीफ ब्लाइट या टर्सिकम लीफ ब्लाइट कहते हैं,
ये 2 रोग खास करके देखने को मिलता है। ऐसा देखा गया है कि मेडी स्लीप ब्लाइट का प्रकोप खरीफ के मौसम में ज़्यादा होता है, जबकि ट्रसिकम लीफ ब्लाइट का प्रकोप वास्तव में खरीफ में होता है, लेकिन रबी मक्का में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मेडी स्लीप ब्लाइट हो या ट्रसिकम लीफ ब्लाइट हो, दोनों में क्या होता है, पत्ता में धब्बा बनता है। ये धब्बा सफेद जैसे लगेगा, सफेद छोटा छोटा सा सफेद नुमा, जो बाद में भूरा हो जाता है, और बहुत सा पत्ता में जो धब्बा आपस में मिल करके पत्ता का हरे भाग को खत्म कर देता है। परिणाम स्वरूप प्रकाश क्रिया कम हो जाती है और अंततः पौधा में जो ठीक से दाना बनना चाहिए, जो ठीक से कॉप बनना चाहिए, वो ठीक से बन नहीं पाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मेडी स्लीप लीफ ब्लाइट हो या ट्रसिकम लीफ ब्लाइट हो, मेडी स्लीप ब्लाइट में पत्ता का जो धब्बा होता है छोटा छोटा होता है, जबकि ट्रसिकम लीफ ब्लाइट में पत्ता का धब्बा बड़ा बड़ा होता है। तो किसान भाई, मेडिस हो या ट्रसिकम लीफ ब्लाइट हो, दोनों धब्बा रोग जो खास करके है, इसको मंकोजेब नामक दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर निश्चित रूप से बीमारी को रोका जा सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो अपने आप में काफी सुंदर है, यहाँ की प्रकृति और आदिवासी संस्कृति अद्भुत है। इसी संस्कृति में शामिल एक ऐसी सब्जी है जिसे सब्जियों का राजा कहने में कोई गुरेज नहीं है। जी हाँ, बस्तर का बोड़ा जो साल में एक बार मानसून की पहली फुहार में निकलता है। यहाँ साल के जंगल काफी हैं और इसी पेड़ के नीचे स्वादिष्ट बोड़ा निकलता है जिसे लोग चाव से खाते हैं। लेकिन ये बोड़ा काफी ऊंची कीमत पर बिक रहा है और खाने वाले लोग इसे खरीद भी रहे हैं। तो चलिए इस बारे में अधिक जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे महंगी सब्जी का ताज लोगों के दिलों पर करे राज। मशरूम फैमिली में सबसे कूल स्वाद ऐसा कि चिकन जाओ भूल। कुदरत खुद खेती किसानी करे तो जो अन्न उपजता है उसे बूढ़ा कहते हैं। वही कमाल का वरदान बूढ़ा बस्तर समेत बाकी बाजारों में आ चुका है, लेकिन दाम ऐसा कि जेब ही जल जाएगी। वजह है डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, क्योंकि इसकी खेती प्रकृति करती है। बस्तर में ग्रामीणों के लिए तेंदुपत्ता और महुआ के बाद आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बोड़ा है। बस्तर संभाग के साथ साथ बाकी जिलों के रहवासी और तो और ओडिशा, तेलंगाना से भी इसके चाहने वाले यहाँ पहुँचते हैं। को काफी लंबे समय से इंतजार रहता है कि बोड़ा बाजार में कब आ रहा है, और ये एशिया का सबसे स्वादिष्ट और महंगा सब्जी है और काफ़ी लोग इसका इंतज़ार करते हैं। पहले केवल बस्तरवासी इसका सेवन क्या करते थे, क्योंकि बस्तर में साल के जंगल हैं और साल का जंगल के में ही ये बोड़ा पैदा होता है। और बस्तर का हर बसिंदा इसे खाना चाहता है, पाना चाहता है। बाहर के लोग भी पसंद करते हैं। बिल्कुल, बस्तर और बस्तर के बाहर के लोग जो यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के छाती, बोड़ा और बास्ता, इन सभी प्राकृतिक चीज़ों को खाना चाहता है और उसके फायदे को वो प्राप्त करना चाहता है। एक बार खाओगे तो बार बार लाओगे या फिर जी ललचाएगा, रहा न जाएगा। इस अंदाज में लोग बूढ़ा को लाते हैं। जेब जलाने वाला दाम होने के बावजूद लोग इसे खरीदते हैं। बूढ़ा के पैदा होने का प्रोसेस सिर्फ भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर है। यही वजह है कि ये बहुत कम पैदा होता है।
बोड़ा जो है बस्तरवासी हुई काफ़ी प्रिय सब्जी है। उसके पीछे एक हेल्थ का एक रीज़न भी है। जो बोड़ा है काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और भी अन्य चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है उससे भरपूर होता है। ये काफ़ी महंगी सब्जी है, 3 से 3,500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है बस्तर के लोग बड़े चाव से ख़रीदते हैं। सारा साल इंतज़ार करते हैं कि बोड़ा की सब्ज़ी कब मार्केट में आएगी, कब खरीदेंगे। तो खाने में बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। अगर मैं कहूँ तो एक तरफ बोड़ा और एक तरफ चिकन या मीट रखेंगे तो लोग बोड़ा को प्रेफर करेंगे। कितना रुपये? 500 किलो 3,000। 3,000 लोग ले रहे हैं? सब जानने लगा। क्या क्यों ले जाते हैं? कितना टेस्ट बढ़िया है। अच्छा है। हाँ, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। चिकन मटन लेवल अच्छा है। अच्छा। हाँ। अब जरा इस बोड़ा को करीब से जान लीजिए। मशरूम फैमिली के 12 मेंबर्स में से एक है बोड़ा। बाकी परिवार वालों की तरह जमीन के बाहर नहीं, भीतर तैयार होता है। बोड़ा में फाइबर, सेलेनियम, प्रोटीन, पोटेशियम के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का भी दावा किया जाता है। शुगर, हाई बीपी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसे रामबाण इलाज की औषधि के तौर पर देखा जाता है। तो वहीं कुपोषण और पेट से जुड़े रोगों में भी ये कारगर है। इसे नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी देखा जाता है। ये सिर्फ साल के पेड़ के नीचे तैयार होता है। साल को छत्तीसगढ़ में सरई कहते हैं, इसलिए इसका एक नाम है सरई बोड़ा। बोड़ा एक फंगस की तरह होता है जिसका बोटेनिकल नाम है शोरिया रोबोस्टा। इसे छत्तीसगढ़ में काले सोने की उर्फियत हासिल है। बरसात के दौरान साल की जड़ से एक खास तरह का द्रव्य रिश्ता है और इसी द्रव्य से तैयार होता है बोड़ा, जिसे आदिवासी लकड़ी की मदद से बाहर निकालकर खाते भी हैं, बेचते भी हैं। हालांकि अभी भी बोड़ा पर काफी रिसर्च होना बाकी है, जिसके बाद उम्मीद है कि वरदान बोड़ा पूरे साल मिलेगा और सभी को मिल सकेगा। जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18। आंवला की बागवानी अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और जैसा कि इस समय आंवला के बागों में कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है, तो किसान भाइयों, आप इन कीटों की रोकथाम किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा आंवले की फसल में पौध संरक्षण। आंवला बहुत ही एक उपयोगी फसल है और पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में इसकी जो है डिमांड है। समस्या वहां जाती है जब हम देखते हैं कि इसमें कीड़े मकोड़े, बीमारी, इन सब का जब जो है अटैक होता है। किसान भाइयों, आंवला के बाग में छाल भक्षक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पौधों के तनों में घुसकर उसकी छाल और तना को खाकर नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इस कीट का समय रहते नियंत्रण करें। पौधे हमारे तैयार हो गए तो पौधे में सबसे ज्यादा मेजर समस्या जाती है हमारी जो भी है, सबसे बड़ी समस्या है इंदरबेला की जो भी है। किसान इससे हतप्रभ है और बहुत ही परेशान है। जब ये कीड़ा जो है रात के समय में एक्टिव होता है जो भी है और पूरी जो है उसके तने को कुतरना शुरू कर देता है और उसकी जो बीट होती है पूरा पौधे के ऊपर से लेके नीचे लड़ी बना के पूरी दिखने लगती है, उस जाली के रूप में दिखने लगती है जो भी है। इंदरबेला की बात करें तो जहाँ से इंदरबेला जो है वो रहता है जो भी है, उस जगह पे छोटा छोटा कॉटन के टुकड़े ले लो जो भी है और कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें बाजार में जो उपलब्ध हो और उसमें डुबा के, नहीं हो तो मिट्टी का तेल भी होता है आजकल, कई लोग मिट्टी के तेल ग्रीस वगैरह मिला के अगर उसमें आप डाल देंगे और ऊपर से हाथ में छोटा सा लेप बना दें मिट्टी का,
मिट्टी का पेस्ट बना ले, जो भी है उसमें कॉटन में डाले और मिट्टी को उसके अंदर बंद कर दे। उसके अंदर जो कीड़ा होगा, जब उसको कुछ नहीं मिलेगा और उसको जो है सुगंध से, जो कि जो अपना कई प्रकार के फॉजिन गैस होती हैं जो कि रिलीज की जाती है इंसेक्टिसाइड में, वो उससे जिंदा नहीं रहेगा और अंदर जो है मर जाएगा। इससे हम प्रबंधन जो है कर सकते हैं। इसके अलावा आंवला के बाग में लगने वाले कीटों की बात करें तो गाल मिर्च और रस चूसक कीट नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के कारण पौधों की बढ़वार और फलों के उत्पादन में कमी आती है, इसलिए किसान भाइयों इनकी पहचान कर नियंत्रण करें। दूसरा है जो भी है इसमें जो भी है गॉल मेकर। गॉल मेकर क्या होता है, जो पहले जो टहनी, जहाँ पे पेंसिल आकार की टहनी होती है वहाँ पे अंदर रहता है, धीरे धीरे गांठ बनाना शुरू कर देता है और गांठ बना के जो भी है धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। ग्रोथ करने के पश्चात अगर हमने ध्यान नहीं दिया और उसी टहनी में जाके आगे फसल लग गई, हमारे फ्रूट्स जो है आंवला के लग गए, तो देखा गया वजन के कारण वो वहाँ से पूरी टहनी पूरी टूट जाती है और हमारा पूरा आर्थिक जो है नुकसान हो जाता है। या कि कई बार हवा ऐसी चलती, तेज हवा चल गई तो वो टहनियाँ जो है टूटना स्टार्ट कर जाती हैं। इसका प्रबंधन करने के लिए कैसे किया जाए जो भी है, किसान भाई सिंपल सस्ता जो है सुंदर उपाय जो भी है, सबसे जहाँ पे गठान है, जहाँ पे आपको दिख रहा निकल, तो शुरुआती अवस्था में अगर दिख गया तो वहाँ से कट करके आप जो भी है दूर कहीं जला दें, क्योंकि अगर उसका अंडा जो अंदर रह गया, उसका कीड़ा अगर अंदर रह गया, प्यूपा उसका अंदर रह गया, तो वो फिर जाके उड़ के आएगा और आपकी फसल में अटैक करेगा। तो कोशिश करें बहुत नीचे गड्ढे में गड़ा दें या कि फिर उसको जो है जला दें जो भी है। किसान भाइयों, गाल मिर्च कीट का रासायनिक नियंत्रण करने के लिए आप ट्राइजोफास 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कई बार क्या होता देखा गया है जो भी है कि फसल, जब हमारी फसल फ्लावरिंग में होती है तभी जो है माहू का अटैक होता है हमारी फसल में जो भी है। तो माहू का अटैक जो है होता है कब होता है, जब मॉइस्चर वगैरह की जो है उस समय ह्यूमिडिटी थोड़ा सा कम हो जाती है। तो ध्यान रखें इस समय में तत्काल आप जो अगर पौधे की पहुंच तक हैं तो उसमें 8 ग्राम इमिडाक्लोरपिड या कि थायोमेथाक्साम एक पंप में मिला के जो भी है आप स्प्रे करा देंगे तो माहू की समस्या जो हमारी जो है हमेशा के लिए जो है खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ किसान भाइयों मैं आपसे विदा लेता हूँ। निश्चित रूप से आप हो सकता है आंवले की फसल के लिए जो भी है मेरी कही हुई बातों से जरूर जो भी है लाभ प्राप्त करेंगे। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भागलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में मध्यम वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 90% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 50% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई अपने खेतों के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई करने के लिए कर सकते हैं। 30 से 35 दिन पुराने धान के पौधों की रोपाई 3 से 4 पौधों के साथ कम दूरी पर की जा सकती है। धान की मध्यम अवधि की सूखा सहिष्णु किस्मों को अंकुरण पूर्व शाकनाशी प्रयोग के साथ सीधी बुआई की जा सकती है।
धान की देर से बुआई में शीघ्र वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रोपाई के समय नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएं। ऊपरी इलाकों में यदि धान की फसल अभी तक बोई नहीं गई है या सूखे के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है तो किसानों को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे लोबिया, उड़द, मूंग, कुल्थी और तिल की बुआई कर सकते हैं। वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि इस समय किसी भी प्रकार का छिड़काव न करें। सब्जी नर्सरियों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कम अवधि वाली धान के किस्मों के बिचड़े को तैयार खेतों में रोपाई शुरू करें। धान के खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाएं जिससे आने वाले दिनों में वर्षा का अधिक से अधिक पानी खेतों में संचित हो सके। सुगंधित धान के किस्मों जैसे सुगंध, कामिनी, राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र भगवती आदि की रोपाई पूरी करने की सलाह दी जाती है। तिल की कृष्ण, कालिका, प्रगति जैसी अनुशंसित किस्मों के साथ तिल की बुआई करने की सलाह दी जाती है। बीज की मात्रा 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जिन किसानों की मिर्च, बैंगन व अगेती फूल गोभी की पौध तैयार है वे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई करें। रोपाई समय पर करें। किसान भाई ध्यान रखें कि खेत में अधिक पानी खड़ा न रहे। पशुओं को एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और गलघोंटू बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाना चाहिए। यदि पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो उन्हें विटामिन ए का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। पोल्ट्री हाउस को एक दूसरे दिन साफ करें और नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर या चूने का छिड़काव करें। मुर्गियों को दिन में कम से कम 3 बार साफ और ताजा पानी उपलब्ध कराएं। खुराक सामग्री को केवल 10 से 15 दिनों के लिए भंडार करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे रानीखेत रोग के खिलाफ अपने मुर्गियों का टीकाकरण करवाएं। फल मक्खी के हमले के खिलाफ कद्दू वर्गीय फसलों की निगरानी के लिए मिथाइल यूजेनॉल फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। लक्षणों का पता लगने के बाद साफ आकाश के दौरान कार्बेरिल 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। यह छिड़काव फल मक्खी से संक्रमित फलों को नष्ट करने के बाद ही करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव लखनौरी, जिला बांका के पारसनाथ ने। आपने भेड़ बकरियों में फड़किया बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाइयों राम राम। आज हम चर्चा करेंगे भेड़ बकरियों में होने वाले रोग की। किसान भाइयों, भेड़ बकरियों में फड़किया एक जीवाणु जनित बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम परफेंसिस के कारण होती है। ये जीवाणु सामान्यतः पशुओं के आंत में रहता है। ज्यादा चराई करने से ये बीमारी हर उम्र की भेड़ बकरियों में हो सकती है। इस बीमारी में भेड़ बकरियों के इलाज का समय भी नहीं मिल पाता है, जिस कारण पशु शीघ्र ही मर जाते हैं और पशुपालकों को समझ में ही नहीं आ पाता कि ये कौन सी बीमारी है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये रोग भेड़ बकरियों में ज़्यादा खाने पीने से होता है। जब फसल कटाई होती है उसके बाद भी जो नई कोंपले खेतों में उगती है उनको खाने से पशुओं में सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स भेड़ों में पेट के अंदर हो जाते हैं, जिससे आफरा आता है और पशु कालग्रस्त हो जाता है। ये मुख्य रूप से पेट संबंधी बीमारी है। इसमें संक्रमण दर बहुत ज़्यादा है, मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, मृत्यु दर ज़्यादा है। भेड़ें शाम को पशुपालक घर पे लाता है और रात को मृत पाई जाती है और आफरा बहुत तीव्र गति से आता है। ये जो बीमारी है फड़किया जिसको बोलते हैं, इसमें चमड़ी फड़कने लग जाती है, बुखार आ जाता है और पशु जल्दी ही कालग्रस्त हो जाता है। किसान भाइयों, इस बीमारी में पशु अचानक सुस्त और कमजोर हो जाता है और पेट में दर्द के कारण पैर पटकने लगता है। इस बीमारी के कारण पशु का पेट भी फूल जाता है। इस तरह अगर आप इसका समय रहते इलाज नहीं करवाते हैं
तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए आप पशुओं को अधिक प्रोटीन युक्त चारा कम मात्रा में खिलाएं। पशुओं को दिए जाने वाले दाने चारे में अचानक कोई परिवर्तन न करें और फसल कटाई के बाद पशुओं को अधिक समय के लिए खेतों में चरने नहीं देना चाहिए, ताकि पशु अत्यधिक चारा नहीं खा पाए। इस बीमारी का उपाय सबसे बढ़िया है, सरकार द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा नियमित रूप से इसका टीकाकरण किया जाता है। ये टीकाकरण साल में 2 बार, दिसंबर जनवरी में और जून जुलाई में विभाग द्वारा लगाया जाता है, जिसमें 2.5 ml की डोज पशुओं की चमड़ी के अंदर लगाई जाती है, जिससे न केवल बचाव होता है बल्कि भेड़ बकरियों के शरीर का भी विकास होता है। इसका बीमारी आने पर सबसे बढ़िया उपाय है कि देसी उपाय की अपन बात करें तो मीठा सोडा तेल के अंदर थोड़ा पेट में दे दे तो आफरा वगैरह ये शांत हो जाता है और पशुओं की मृत्यु से बचाया जा सकता है। दूसरा, इसका निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करके इलाज भी किया जा सकता है समय रहते हैं। और ये बीमारी बहुत तीव्र गति से फैलती है, इसलिए अपने भेड़ों को, अपने बकरियों को नियमित रूप से इसका टीकाकरण करवाएं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर